हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। और आज मैं आपको कराऊंगा क्लास 11th अकाउंट का वेरी फर्स्ट चैप्टर का इंट्रोडक्शन टू अकाउंट का वन शॉर्ट वीडियो। इस एक पूरे वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ये अकाउंट्स क्या होता है, ये बुक कीपिंग क्या होते हैं, अकाउंट्स के स्टेप्स क्या होते हैं, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, ऑब्जेक्टिव, फंक्शन, यूजेस ऑफ अकाउंटिंग, ये सभी हमें एक वीडियो में मिलने वाला है। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने ये लेक्चर एंड तक देख लिया तब आपके जो माइंड में जितने भी डाउट्स है ना, ये अकाउंट्स और ये स्टेप्स ऑफ अकाउंट्स क्या होते हैं, ये सारी तरीके से क्लियर हो जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। देखो होता क्या है, अकाउंट्स हम बनाते क्यों है, एक सिंपल सा रीजन बनाता हूं। एक नॉर्मल है, सपोज करो एक पर्सन है मिस्टर अमित, उसके पास सपोज करो अभी 5 लाख रुपए पड़े हुए। कितने पड़े हुए? 5 लाख। अब उसने कहा यार क्या करूं, इस 5 लाख को मैं घर पे रखूं या कोई बिजनेस चालू करूं। उसने क्या सोचा, चलो एक काम करते हैं, बिजनेस स्टार्ट करते हैं। और सपोज करो बिजनेस स्टार्ट किया, पेन का बिजनेस स्टार्ट किया, पेन बेचने और पेन बनाने का बिजनेस स्टार्ट किया। अब एक बात बताओ, नॉर्मल बिजनेस के अंदर रोज हजारों ट्रांजैक्शन होती है। अरे भैया, कभी किसी को मैंने सैलरी दी, कभी मैंने रेंट पे किया, मेरा सामान बिका, मैंने सामान खरीदा, मैंने टेलीफोन एक्सपेंस पे किया, मैंने ट्रैवलिंग एक्सपेंस पे किया, मैंने अप्रैल मंथ का रेंट किया, मई जून जुलाई रेंट पे करता रहा पूरे साल भर। तो पूरे साल भर एक नॉर्मल बिजनेस के अंदर हजारों लाखों ट्रांजैक्शन होती है। अब पूरा साल अगर खत्म हो गया और उसके बाद गवर्नमेंट ने पूछा बताओ तुमने कितना पैसा कमाया, तो आप क्या जवाब दोगे कि मैंने पूरे साल में कितना पैसा कमाया। भाई मैंने पूरे साल में सामान बेचा भी, सामान खरीदा भी, मैंने एसेट्स भी खरीदे, लैपटॉप भी खरीदा, लैंड बिल्डिंग सब खरीदा। तो अगर कोई पूछता है साल के अंत में बताओ तुमने कितना प्रॉफिट कमाया पूरे साल में या तुम्हारा कितना लॉस हुआ, तो वो आप कैसे निकालोगे? वो आप तभी निकालोगे ना जब आप सारी जो भी ट्रांजैक्शन है, जैसे कि अगर आपने किसी को सैलरी पे की, आपने रिकॉर्ड की, आपने लैपटॉप खरीदा, आपने रिकॉर्ड किया, आपने कोई सामान बेचा, आपने रिकॉर्ड किया। तो जब तक आप रिकॉर्ड नहीं करोगे तब तक आप उसके जो बिजनेस का जो प्रॉफिट है या लॉस है वो कैसे निकालोगे? तो अगर आप रिकॉर्ड नहीं करोगे तो आपका तो दिमाग पूरा घूम जाएगा। तो आपके पास क्या सॉल्यूशन है? आपके पास सॉल्यूशन है, आपको अकाउंट बनाने पड़ेंगे। मतलब दुनिया में जितनी भी ट्रांजैक्शन आपके बिजनेस से रिलेटेड हो रही है, आप उन सबको रिकॉर्ड करोगे, प्रॉपर्ली रिकॉर्ड करोगे। मतलब एक लेट्स सपोज आपने एक बुक बना दी और उस बुक के अंदर आप सब कुछ रिकॉर्ड करोगे। मैंने सैलरी कितनी पे की, मैंने रेंट कितना पे किया, मैंने कितना बेचा, कौन सी डेट पे बेचा, मेरे पास कैश कितना है, कब कब मैंने कैश पे किया, कब कब मेरे पास कैश आया, बैंक का बैलेंस क्या है, सब कुछ हम अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। और नॉर्मली हमारा पहला जो स्टेप होता है अकाउंट में रिकॉर्ड करने का, वो होता है जनरल के अंदर। सबसे जो पहली जो बुक होती है जो हम रिकॉर्ड करते हैं, अभी बहुत सारी बुक्स हम पढ़ने वाले हैं पर अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहली जो बुक होती है वो रिकॉर्ड करते हैं हम जनरल प्रॉपर के अंदर रिकॉर्ड करते हैं एकदम सिस्टमैटिक वे से। अब अगर हमने जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड कर लिया, उसके बाद अमित तो बन गया हीरो। क्यों? अब उससे कोई भी पूछ ले, उसके जो इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने उसको पैसा दिया हुआ है, या गवर्नमेंट है या पब्लिक है, कोई पूछ ले बताओ पूरे साल में कितना कमाया, तो वो झट से क्या करेगा, अपनी बुक खोलेगा, पूरे साल में मैंने 2 लाख रुपए कमाए। अच्छा तुमने कब कब सामान बेचा? अच्छा मैंने अप्रैल में इतना सामान बेचा, जून में इतना, जुलाई में इतना, कितना खर्चा हुआ, पूरे साल में मेरा इतना खर्चा हुआ। सब कुछ इसके अंदर रिकॉर्ड हो जाएगा। तो जैसे ही सब कुछ रिकॉर्ड होगा तो आप किसी को भी आंसर दे सकते हो कितना प्रॉफिट और कितना लॉस कमाया। ओके, तो यहां पे अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है? देखो, अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, मेजरिंग देम इन मनी टर्म, रिकॉर्डिंग देम इन प्राइमरी बुक, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अरे सर, इतनी बड़ी डेफिनेशन याद कौन करेगा? याद नहीं करनी, आपको तो सिर्फ कंसेप्ट समझना है। तो देखो मैं इसको ब्रेकअप कर लेता हूं। ब्रेकअप मैंने किया IMRCFAIC। सर ये क्या है? क्या कोड बनाया? कोड वोड कुछ नहीं है, अभी आपको मालूम चल जाएगा। देखो
स्टेप्स इन अकाउंटिंग। देखो होता क्या है, जब भी आप कोई अकाउंट्स में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करोगे तो क्या कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर लोगे? नहीं, आपको स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, चलो देखते हैं। सबसे पहले यू हैव टू आइडेंटिफाई कि भैया ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है या नहीं है। मतलब अरे यार मैंने किसी को सैलरी पे की तो उसको सैलरी लेट्स सपोज महीने की 1 लाख रुपए, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है ना, 1 लाख रुपए मैं मेजर कर सकता हूं। मैंने फर्नीचर खरीदा 40,000 का, मैं रिकॉर्ड कर सकता हूं, पैसों में मेजर कर सकता हूं। मेरे एम्प्लॉय, मेरे बिजनेस में 2 एम्प्लॉय में झगड़ा हो रहा है, धक्का मुक्की हो रही है, क्या मैं उसको रिकॉर्ड करूंगा? क्या मैं उसको पैसों में मेजर कर सकता हूं कि मेरे 2 एम्प्लॉय में झगड़ा हो रहा है, इतना लॉस हो गया? पैसों में मेजर मैं नहीं कर सकता। तो जिस चीज को मैं पैसों में मेजर कर सकता हूं, क्वांटिफाई कर सकता हूं, उसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है क्या ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी। सैलरी पे की रिकॉर्ड होगी, रेंट पे किया रिकॉर्ड होगा, ये झगड़े वगड़े ये रिकॉर्ड नहीं होंगे। समझ में आया? तो आपने आइडेंटिफाई किया। फिर उसके बाद आइडेंटिफाई का आई समझ में आ गया, चलो दूसरे बात आ जाओ मेजर। जैसे ही आपको मालूम चल गया भैया इसको रिकॉर्ड करना है, मैंने फर्नीचर खरीदा 40,000 का, इसको रिकॉर्ड करना है, उसको मैं मेजर करूंगा मनी टर्म्स में। तो अगर आप इंडिया में हो तो आप इंडियन रुपए में मेजर करोगे, आप यूएस के अंदर हो तो यूएस डॉलर में मेजर करोगे। तो सेकंड जो स्टेप होगा वो होगा आपको मेजर करना है मनी टर्म्स में, जो भी आपकी लोकल करेंसी है। तो सेकंड स्टेप क्या हो गया, आप उसको मेजर करोगे मनी टर्म्स के अंदर कि हां फर्नीचर, अरे भैया आपने मोबाइल खरीदा, उसकी एमआरपी लिखी हुई है 1 लाख रुपए, पर आपने खरीदा 80,000 में, तो 80,000 की ट्रांजैक्शन हुई ना। एमआरपी से क्या मतलब है, आपने तो 80 का लिया ना, तो आपने मेजर कर लिया। जैसे ही आपने मेजर किया, आपने उसको रिकॉर्ड किया। आपने सपोज करो एक मोबाइल खरीदा 1 लाख रुपए का, जो कि एमआरपी 1 लाख है, पर आपने 80,000 में खरीदा, तो आप 80,000 में रिकॉर्ड करोगे। और वो जो 80,000 का जो मोबाइल जो आप रिकॉर्ड करोगे, कहां करोगे? कोई एवे रिकॉर्ड कर लोगे क्या कि ये बुक में रिकॉर्ड करता हूं, दूसरी बुक में नहीं। एक प्रॉपर बुक बनाओगे, जनरल प्रॉपर बनाओगे, जिसको मैं बोलता हूं जनरल प्रॉपर। तो आप रिकॉर्ड करोगे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, अकाउंटिंग एंट्री करोगे। ये एंट्री क्या होती है ये अभी हम नहीं समझेंगे, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, अभी हमें एबीसीडी समझ रहे हैं अकाउंट्स की। तो अभी हमें क्या करना है, प्रोसेस समझना है। थोड़ी देर बाद, कुछ लेक्चर्स के बाद मैं रिकॉर्डिंग पे भी आ जाऊंगा। तो रिकॉर्डिंग कहां पे करेंगे, जनरल प्रॉपर के अंदर करेंगे, इन बुक के अंदर रिकॉर्ड करेंगे और सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। तो पहला, तो मैंने फर्नीचर खरीदा तो मैंने रिकॉर्ड कर लिया। सपोज करो अभी आपको इसमें नहीं पढ़ना है, तो फर्नीचर डेबिट टू कैश, मैंने फर्नीचर खरीदा, सपोज करो 40,000 का, 40,000 का कब खरीदा, 6 अप्रैल को खरीदा, तो मैंने रिकॉर्ड कर लिया, यहां पे रिकॉर्ड कर लिया। तो पहला स्टेप होता है रिकॉर्ड करना, आपने रिकॉर्ड कर लिया। उसके बाद रिकॉर्डिंग के बाद देखो आर खत्म हो गया, उसके बाद मैं क्लासिफाई करूंगा। सर क्लासिफाई का मतलब क्या होता है, देखो मैंने अप्रैल मंथ की सैलरी पे की, मैंने सपोज करो एक लैंडलॉर्ड है मैं ना, ये मेरी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, मतलब जहाँ पे मैंने रेंट पे ले रखी है। तो मैंने दिल्ली में भी ले रखी है, जयपुर में, मुंबई, सब जगह ले रखी है। अब मैंने अप्रैल में रेंट पे किया, सपोज करो मैंने अप्रैल में, चलो मैं यहां पे बताता हूं, मैंने अप्रैल में रेंट पे किया 4,000 रुपए, मई में पे किया 6,000 रुपए, जून में पे किया 8,000 रुपए। तो मैंने हर महीने जब मैंने रेंट पे किया, मैंने इस बुक के अंदर रिकॉर्ड किया। जैसे ही मैंने रेंटल पे किया, मैंने इस बुक के अंदर रिकॉर्ड किया। तो अप्रैल मंथ में अप्रैल का रेंटल, मई में मई, जून में जून, जुलाई, ऐसे मैं रेंटल में रिकॉर्ड करता गया। फिर मैंने सैलरी रिकॉर्ड की, ट्रैवलिंग एक्सपेंस रिकॉर्ड किए, एवरेज जितने भी मेरे खर्चे हो रहे हैं छोटे मोटे, सब मैं रोज रिकॉर्ड कर रहा हूं। अब एक बार क्या हुआ, साल बीत गया, साल भर के बाद किसी ने मुझे पूछा, बताओ पूरे साल में तुमने रेंटल कितना पे किया, पूरे साल में तुमने रेंटल कितना पे किया। तो अब आपको पता है
अगर मैंने सिर्फ रिकॉर्ड किया हो तो मैं क्या करूंगा, मैं देखूंगा अरे रुको रुको, आपने मुझे सवाल पूछा ना पूरे साल में कितना रेंटल पे किया, तो मैं देखूंगा अच्छा अप्रैल मंथ में 4,000, फिर मैं देखूंगा ये अरे मई मंथ में 6,000, जून मंथ में 10,000 रुपए। ऐसे तो आपका क्वेश्चन का जवाब देने में मुझे 2 घंटे 10 घंटे 2 दिन भी लग सकते हैं। अरे बड़ी कंपनी जैसे रिलायंस इंडस्ट्री है, तो अगर आप उसको पूछे पूरे साल में कितना रेंटल पे किया, उनकी बुक्स तो इतनी मोटी मोटी बुक्स होती है, तो उनका जवाब देने में आपको महीने भर लग जाएंगे। तो अब आपको क्या करना है, आपको रिकॉर्डिंग के बाद क्लासीफाई करना है। क्या करना है, क्लासीफाई करना है। क्लासीफाई कैसे करते हैं मैं आपको एग्जांपल बताऊं। देखो सपोज करो ये रेंट अकाउंट है, ये अपन लेजर में पढ़ेंगे, तो ये रेंट अकाउंट है, तो हम हर जितने भी हमने अकाउंट बनाए हैं, क्या वो सैलरी है, रेंट है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस है, उन सब का अकाउंट बनाएंगे। और मैं यहाँ पे डेट वाइज रिकॉर्ड करूंगा कि मैंने 5 अप्रैल को मैंने सपोज करो पे किया टू कैश, सपोज करो कि मैंने पे किया 5,000 रुपये, फिर मैंने यहाँ पे किया 7,000 रुपये, मई में पे किया, जून में पे किया सपोज करो जून में पे किया सपोज करो मैंने पे किया 3,000 रुपये। ऐसे 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 मैं हर महीने रिकॉर्ड करूंगा। तो अब अगर मुझे सपोज करो ये मैंने 3 बार ही पे किया, तो अब अगर मुझे कोई पूछ ले बताओ भैया आपने पूरे साल में कितना रेंट पे किया, तो मैं झट से बता सकता हूं देखो पूरे साल में 7 और 3 और मैंने 15,000 रेंट पे किया। मतलब मुझे ये बुक्स देखने की जरूरत नहीं है, बुक्स में तो मैंने एंट्री रिकॉर्ड की है। बुक्स के बाद मैं एक क्लासीफाई करूंगा, और क्लासीफाई को मैं बोलता हूं लेजर। क्या बोलता हूं, लेजर बोलता हूं, जो अपन लेजर चैप्टर में पढ़ेंगे। तो हमने क्या किया, हर अकाउंट, रेंट अकाउंट का एक अलग अकाउंट बनाया, सैलरी का अलग अकाउंट, ट्रैवलिंग का अलग अकाउंट, सेल्स का, परचेज का, लैपटॉप, फर्नीचर, सबका अलग अकाउंट बनाया। और मुझे कोई भी किसी भी टाइम कोई पूछ ले चलो बताओ तुमने पूरे जून में कितनी सेल्स की, तो मैं फट से बुक खोलूंगा, लेजर खोलूंगा, देखूंगा मैंने पूरे जून में 1,25,000 रुपए की सेल्स की है। तो ये मुझे झट से 1 सेकंड में जवाब मेरा निकल जाएगा, तो लेजर बनाऊंगा। तो ये तो मैंने कर लिया क्लासीफाई। क्लासीफाई करने के बाद मैं समराइज करूंगा। या समराइज का मतलब अरे भैया मैंने पूरे साल कर दिया। अब अगर मुझे कोई भी पूछे पूरे साल में कि भैया तुम्हारे पूरे साल में कितना फायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ, क्या तुम्हारी पोजीशन है, आप पूरे साल पढ़ाई करोगे, 11th क्लास की पढ़ाई करोगे, तो 11th क्लास जब खत्म हो जाएगी तो आपकी एक रिपोर्ट कार्ड नहीं आएगी पूरे साल में आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा, आपके अकाउंट्स में इतने मार्क्स, इंग्लिश में इतने मार्क्स, हिंदी में इतने मार्क्स, साइंस में इतने मार्क्स, वो कहाँ से मालूम चलेंगे, जब हम सब कुछ रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड के बाद मैं क्लासीफाई करूंगा, क्लासीफाई के बाद मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाऊंगा। मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाऊंगा कि पूरे साल में मेरा इतना खर्चा हुआ, इतना फायदा हुआ। अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस का मैं अगर आपको वो बताऊं, फॉर्मेट बताऊं, तो सपोज करो ये मेरी इनकम, ये मेरा एक्सपेंस, अभी अपन इसमें नहीं पढ़ेंगे, तो यहां पे मैं रिकॉर्ड करूंगा कि भैया मेरे पूरे साल में 6 लाख का मैंने सेल्स की, और पूरे साल में मैंने एक्सपेंस 1 और मेरा एक्सपेंस 2, सपोज करो 1 लाख रुपए, सपोज करो 3 लाख रुपए का ये मेरा खर्चा है। तो अल्टीमेटली जो मेरा प्रॉफिट जो निकलेगा वो निकलेगा सपोज करो 2 लाख रुपए। तो ये प्रॉफिट कब निकलेगा, जब मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाऊंगा। तो ध्यान रखना, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि आपने लेजर बना दिया, लेजर के बाद आप बनाओगे ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, और आपको मालूम चलेगा पूरे साल में कितना मैंने फायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ। मैंने पूरे साल में बिजनेस में लगाए 5 लाख रुपए और मुझे पूरे साल में फायदा, नेट प्रॉफिट हुआ 2 लाख रुपए, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस से मालूम चलेगा। और फिर मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा। बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है, अकाउंट नहीं है। बैलेंस शीट आपको बताएगा कि एज ऑन पर्टिकुलर डेट आपके पास क्या क्या है। ये बैलेंस शीट मतलब अरे यार आप अपने पापा मम्मी को पूछना, बताओ आपकी एज ऑन डेट अभी आपके पास क्या है, तो पापा मम्मी बोलेंगे मेरे अभी जेब में पड़े हैं 2,000 रुपए, बैंक में पड़े हैं 5 लाख रुपए, मेरे नाम पे एक जमीन है 3 लाख रुपए की। तो ये हो गई बैलेंस शीट की आज की डेट पे, पर्टिकुलर डेट पे, पर्टिकुलर पॉइंट पे आपके पास क्या क्या संपत्ति है और क्या क्या लोगों को आपको पे करना है। बोला आपके पापा मम्मी ने कि भाई मुझे ना मैंने ना एक दोस्त से लोन लिया हुआ 1 लाख का, तो वो लाइन
लाइबिलिटी हो गई। तो बैलेंस शीट क्या बताता है कोई भी कंपनी की, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन की, कि भैया पूरे साल एज ऑन पर्टिकुलर डेट, आज की डेट पे तुम्हारे पास क्या क्या संपत्ति है, क्या क्या एसेट्स है और क्या क्या आपको लोगों को पे करना है, वो बताता है आपका एसेट्स और लायबिलिटी, और बैलेंस शीट बताता है। वो अपन बैलेंस शीट चैप्टर में पढ़ेंगे। सबका एक अलग चैप्टर है, जनरल का अलग चैप्टर, सब्सिडरी का अलग, लेजर का अलग, आपका ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, सबके अलग अलग चैप्टर है। तो आपने समराइज कर ली। समराइज करने के बाद आप करोगे एनालाइज करोगे। एनालाइज मतलब आपने प्रॉफिट एंड लॉस तो निकाल दिया, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों निकाला? आप अपनी 11th की रिपोर्ट कार्ड या 12th की रिपोर्ट कार्ड आती क्यों आती है? आपको मालूम चलता है अच्छा मेरे मैथ्स पे 70 मार्क्स आए, इसमें इंप्रूवमेंट चाहिए। इंग्लिश में 92 आए, चलो अच्छा कर रहा हूं, इंग्लिश मेरी अच्छी है। हिंदी में 65 आए, ओह हिंदी में इंप्रूवमेंट चाहिए। तो यहाँ पे कंपनीज भी इसीलिए बैलेंस शीट बनाती है, इसीलिए इनकम स्टेटमेंट बनाती है, एंड में मालूम कर सके अच्छा मुझे ये बनाने में इतना फायदा हो रहा है, मैं 10 तरह के पेन बनाता हूँ, मैं जेल पेन बनाता हूँ, मैं पायलट पेन बनाता हूँ, मैं नॉर्मल पेन बनाता हूँ, मैं ब्लैक ग्रीन ब्लू सब तरह के पेन बनाता हूँ, और मैं देखा यार वो ग्रीन पेन बड़ा बिक रहा है, रेड पेन बड़ा बिक रहा है, रेड पेन के अंदर प्रॉफिट मेरा ज्यादा निकल रहा है, तो यार लोगों के अंदर डिमांड है तो वो ज्यादा करो। जेल पेन ज्यादा बिक रहा है तो यार ज्यादा पैसा इस बिजनेस में लगाओ, इसमें ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। तो यहां पे मैं एनालाइज करूंगा, मैं ये देखूंगा यार मुंबई वाला जो मेरा ऑफिस है वो ज्यादा बिक रहा है, जयपुर वाला ज्यादा बिक रहा है, जो दिल्ली वाला है वहां पे कम सेल्स हो रही है, तो दिल्ली वाला या तो कम करो या उसमें इंप्रूवमेंट करो। एनालाइज करूंगा, और एनालाइज के बाद मैं इंटरप्रिटेट कर लूंगा, चलो ठीक है भाई दिल्ली का ऑफिस मुझे बंद करना है, या मुझे उसको क्लोज डाउन करना है, या उसमें और पैसे लगा के उसको ठीक करना है, इंटरप्रेट करके, और वो सारी इंफॉर्मेशन मैं कम्युनिकेट करूंगा। किसको कम्युनिकेट करूंगा? मैं कम्युनिकेट करूंगा नॉर्मल जो मेरे बिजनेस में इंटरेस्टेड है, जैसे कि गवर्नमेंट है जिसने मेरे बिजनेस में पैसा लगाया, बैंक है, पब्लिक है। अरे यार मैं रिलायंस इंडस्ट्री का अगर मैंने शेयर ले रखा है तो आई एम इंटरेस्टेड कि रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर क्या क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्या क्या लॉस हो रहा है, तो वो मुझे हर साल एनुअल रिपोर्ट मुझे देगी। क्लियर है, समझ में आया? तो ये हो गए आपके स्टेप। तो आइडेंटिफाई, मेजर, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाई, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रिटेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग, IMRCFAIC आपका ये हो गया, शॉर्ट फॉर्म हो गया। क्लियर है? तो ये हो गया आपका स्टेप। तो अकाउंटिंग का फ्लो क्या हो गया? पहले जर्नल बनाओगे, जर्नल के बाद आप लेजर बनाओगे, रेंट का अलग लेजर, सैलरी का अलग, फिर ट्रायल बैलेंस, फिर ट्रेडिंग अकाउंट, फिर बैलेंस शीट। ये सारा हमें पूरा 11th में पढ़ेंगे। अकाउंट्स में फंडा का जो चैनल है सब्सक्राइब कर लो, आपको अकाउंट में एक्सपर्ट बनाऊंगा, ये मेरी गारंटी है। एंड अब मैं बताता हूं बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में फर्क क्या है। ये बुक कीपिंग क्या होती है, अकाउंटिंग क्या होती है, दोनों के अंदर फर्क क्या है, चलो बनाता हूं ना, आपको फर्क बताता हूं। बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग एंड इट इन्वॉल्व आइडेंटिफाइंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, मेजरिंग देम एंड रिकॉर्डिंग देम इन प्राइमरी टू। देखो ये होता क्या है ना, ये थ्योरेटिकल नॉलेज है। थ्योरेटिकल, कभी कभी बुक्स में थ्योरेटिकल नॉलेज होती है, यहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं। ये बुक कीपिंग क्या होता है, देखो होता क्या है, देखो मैंने आपको ना देखो 4 पार्ट बताए, मैंने आपको 4 पार्ट बताए। ये बताया आइडेंटिफाई क्या होता है, रिकॉर्डिंग क्या होता है। उसमें से ना देखो जो पहला जो ये जो 4 पार्ट है, पहला जो 4 पार्ट है, आइडेंटिफाई करना, मेजर करना, रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना, ये नॉर्मली जूनियर स्टाफ करता है। जो मेरा नॉर्मल अकाउंटेंट होता है, नॉर्मली उसने बीकॉम किया हुआ है, ग्रेजुएशन किया हुआ है, क्लर्क है, वो ये 4 काम करता है। क्या करता है? आइडेंटिफाई करता है, रिकॉर्ड करता है। बिकॉज ये क्या है ना, ये एक तरह से मैनुअल काम है। चलो एंट्री रिकॉर्ड, मैंने सैलरी पे की 2 लाख रुपए, धक 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 रिकॉर्ड करो कंप्यूटर पे। मैंने रेंट पे किया 1 लाख रुपए, धक 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 रिकॉर्ड करो। नॉर्मल कोई अकाउंटेंट या कोई नॉर्मल जो बीकॉम जिसने किया हुआ है या जो नॉर्मल टैली का कोर्स किया हुआ है वो यहाँ पे कर लेगा। बट यहाँ ये जो पार्ट है, ये जो दूसरा पार्ट है, ये पहला पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है। दूसरा पार्ट जहाँ पे मैं ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट,
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एनालाइज, इंटरप्रिटेट, ये सीनियर स्टाफ करता है, जैसे कि चार्टेड अकाउंटेंट करता है, कंपनी सेक्रेटरी करता है, जो कंपनी का सीएफओ होता है वो करता है। तो ये जो पार्ट है इसमें थोड़ा सीनियर स्टाफ करता है, जिसने अकाउंट्स की ज़्यादा एडवांस नॉलेज ले रखी है, जिसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, रूल्स एंड रेगुलेशन सब कुछ पता है। तो ये जूनियर लोग करते हैं, ये सीनियर लोग करते हैं। जैसे चार्टेड अकाउंटेंट है तो ये करते हैं। जैसे कि मैं चार्टेड अकाउंटेंट हूं, तो जब कोई कंपनी के अंदर ऑडिट करने जाता था तो मैं ये पार्ट में इंटरेस्ट था कि भैया तुमने ये सब काम कर लिया, तुमने ये अपना ये रिकॉर्डिंग कर ली, चलो अब अपन बैलेंस शीट बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, और बैलेंस शीट के बाद इंटरप्रिटेट करते हैं, एनालाइज करते हैं। तो ये सब काम सीनियर स्टाफ करता है। उसके लिए आपको सीए, सीएस, सीएफए करना होगा। क्लियर है? तो बुक कीपिंग, ये इसको मैं बोलता हूं बुक कीपिंग। ये जो चार जो पार्ट है ना, IMRC, ये होता है बुक कीपिंग। मतलब नॉर्मल कोई भी जूनियर स्टाफ करेगा। और ये अकाउंटिंग का पार्ट है तो पूरा अकाउंटिंग। अकाउंट मैंने कहा ना, ये थ्योरेटिकल नॉलेज है तो पूरा अकाउंटिंग ही है ये। बट ये पहला जो चार पार्ट है ये बुक कीपिंग है और ये अकाउंटिंग है। ये अकाउंटिंग है, थ्योरेटिकल ये बोलूं तो ये मेन अकाउंटिंग है, ये बुक कीपिंग है टोटल सारी अकाउंटिंग। तो बुक कीपिंग ये पूरी अकाउंटिंग है। बुक कीपिंग जो है, जो फर्स्ट चार है, इट इज अ पार्ट ऑफ द अकाउंटिंग। ये है सारे अकाउंटिंग, बट ये जो चार है ये अकाउंटिंग का पार्ट है। तो यही मुझे बताना है बुक कीपिंग क्या होता है। बुक कीपिंग इज अ पार्ट, इट इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। इट इन्वॉल्व आइडेंटिफाइंग, जो आई मैंने आपको बताया था, आई एम मेजरिंग देम, रिकॉर्डिंग करता हूं, क्लासिफाई करता हूं, उसके बाद जो समराइज करता हूं, इंटरप्रिटेट करता हूं, वो सब क्या होगा आपका, कहां जाएगा, अकाउंटिंग में जाएगा। अकाउंटिंग इज अ वाइडर कंसेप्ट, इंक्लूड बुक कीपिंग। अकाउंटिंग के अंदर बुक कीपिंग इंक्लूड होती है। अकाउंट स्टार्ट वेयर द बुक कीपिंग एंड। तो दोनों में फर्क क्या है, फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। IMRC बुक कीपिंग का पार्ट है, आइडेंटिफाई, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग। बाकी उसके अलावा समराइज, एनालाइज, इंटरप्रेट, कम्युनिकेटिंग, ये अकाउंटिंग का पार्ट है। ये पहला स्टेज है। अरे जब तक मैं रिकॉर्ड नहीं करूंगा तब तक मेरी अकाउंटिंग कैसे होगी। तो ये पहला है, ये सेकेंडरी स्टेज है। अकाउंटिंग स्टार्ट वेयर द बुक कीपिंग एंड। टू मेन, इसका मेन काम क्या है, जो क्लर्क है, जो अकाउंटेंट है, उसका मेन काम क्या है कि भैया सब कुछ रिकॉर्ड कर लो, सैलरी पे की, रेंट पे किया, ट्रैवलिंग पे किया, सब कुछ रिकॉर्ड कर लो। सिस्टमैटिक वे से अपने सीनियर्स को दे दो कि हमने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया। इनका मेन काम है सिस्टमैटिक रिकॉर्ड बनाना। और जो सीए का मेन काम है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना, बैलेंस शीट बनाना, जिसमें थोड़ा दिमाग चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशन आपको आने चाहिए। ये रूटीन जॉब है यार। आप अकाउंटेंट गया, ऑफिस गया और उसने फटाफट यहाँ पे ये किया, एंट्री की, ये एंट्री की धम, कंप्यूटर पे डाटा फीडिंग है। तो ये रूटीन है, ये थोड़ा दिमाग, एनालिटिकल जॉब है, डायनामिक जॉब है। रूल्स एंड रेगुलेशन आपको सारे आने चाहिए। ये जूनियर स्टाफ करता है, ये सीनियर स्टाफ करता है, ये मैकेनिकल है, ये इट रिक्वायर द स्पेशल स्किल। क्लियर है? अब सर ये अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी में फर्क क्या है? देखो अकाउंटिंग ये सब थ्योरेटिकल चीजें हैं। अकाउंटेंसी इज अ बॉडी ऑफ नॉलेज, जहां पे रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे हुए हैं। जैसे कोई साइंस के रूल्स नहीं होते, वाटर का फॉर्मूला H2O होता है, वैसे अकाउंटेंसी के भी कुछ, अकाउंट्स के भी कुछ रूल्स होते हैं। तो जो जहां पे रूल्स लिखे हुए होते हैं उसको मैं बोलता हूं अकाउंटेंसी, कि भाई हमें क्या क्या रूल फॉलो करना है, हमें कैसे रिकॉर्ड करनी है ट्रांजैक्शन। भाई अगर मैंने मोबाइल 1 लाख का खरीदा है और वो 80,000 का मैंने खरीदा है, तो मैं 1 लाख का मोबाइल MRP है, मैंने खरीदा 80,000 में, तो मैं किस पे रिकॉर्ड करूंगा, 1 या 80 पे करूंगा ना। तो ये रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए होते हैं, उसको मैं बोलता हूं अकाउंटेंसी। इट इज एंटायर बॉडी ऑफ द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग। इट एक्सप्लेन हाउ टू डील विद द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द अकाउंटिंग। डिफरेंट बिटवीन अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी के अंदर फर्क क्या है वही मैं आपको बताना चाहता हूं। अकाउंटिंग जो है इट इज कंसर्न, जो बता चुका हूं, रिकॉर्डिंग हो गया, क्लासिफाइंग हो गया, समराइजिंग। अकाउंटिंग में सब कुछ आता है, IMR से पूरा आता है। अकाउंटेंसी बॉडी ऑफ नॉलेज है, यहां पे रूल्स लिखे हुए होते हैं। इट इज मच नैरो इन स्कोप, इट इज वाइडर इन स्कोप, बिकॉज अकाउंटेंसी से मैं अकाउंटिंग बनाऊंगा। जब तक मुझे रूल्स नहीं मालूम होंगे तब तक मैं अकाउंटिंग कैसे करूंगा, कैसे रिकॉर्ड करूंगा, सैलरी कितने पे रिकॉर्ड करूं, किस पे रिकॉर्ड करूंगा, कौन से वैल्यू
वैल्यू पे रिकॉर्ड करूंगा, कौन सी डेट पे रिकॉर्ड करूंगा, ये सब मुझे अकाउंटेंसी बताएगा। अकाउंटिंग बुक कीपिंग पे डिपेंड है, जब तक मेरी रेगुलर बुक कीपिंग होगी तब तक मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बना सकता, और अकाउंटेंसी डिपेंड्स ऑन बुक कीपिंग एंड दिस, ये डिपेंड करता है बुक कीपिंग और उस पर डिपेंड करता है। क्लियर है? तो ये अगर मैं चार्ट बताऊं तो ये पूरा अकाउंटेंसी उसका पार्ट है अकाउंटिंग, ये पूरा अकाउंटेंसी उसका पार्ट है अकाउंटिंग, और अकाउंटिंग का पार्ट है बुक कीपिंग। याद रहेगा आपका? ओके, चलो समझ में आ गया। अकाउंटिंग साइंस है या आर्ट है? आपके कुछ फ्रेंड्स ने साइंस लिया हुआ है, कुछ फ्रेंड्स ने आपके आर्ट लिया हुआ है। अरे बल्ले बल्ले, आप तो साइंस भी कर रहे हो आर्ट भी कर रहे हो, मतलब सर मजाक कर रहा हूं। देखो अकाउंटिंग साइंस भी और आर्ट भी है। देखो साइंस क्या होता है सर? साइंस होता है जैसे कोई वाटर का फॉर्मूला है, जैसे H2O होता है, ठीक है ना, तो वो तो सेम है, वो रूल वो तो चेंज कर ही नहीं सकते। सिमिलरली अकाउंटिंग में भी कुछ एक रूल्स है, उसको आपको फॉलो करना ही करना है। तो अकाउंटिंग एक साइंस भी है और अकाउंटिंग आर्ट भी है। आर्ट का मतलब है सपोज करो कि मैंने एक ड्राइंग की, ये मेरी ड्राइंग है, और किसी ने और अच्छी ड्राइंग की है, ये उसने बाल भी बनाए, आंख भी बनाया, ये भी बनाया, तो भैया ये भी ड्राइंग है, ये भी ड्राइंग है, तो अलग अलग है। तो अकाउंटिंग के अंदर भी एक आर्ट है। आर्ट का मतलब होता है, सपोज करो कि मैंने एक एम्प्लॉय को मैंने सैलरी पे की, तो मैंने, मेरी कंपनी ए है, तो मैंने रिकॉर्ड किया, सैलरी रिकॉर्ड किया 2 लाख, मैंने एक एम्प्लॉय को सैलरी पे की, और कंपनी बी ने भी एक एम्प्लॉय को सैलरी पे की, और उसने उसको सैलरी एक्सपेंस नाम नहीं देके उसने नाम दे दिया एम्प्लॉय एक्सपेंस। मतलब ऐसे हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि मुझे सैलरी दूंगा तो मुझे सैलरी अकाउंट ही खोलना पड़ेगा, नहीं। आप सैलरी अकाउंट खोलो, उसका नाम आप सैलरी अकाउंट दे दो, एम्प्लॉय एक्सपेंस अकाउंट दे दो, या आप कोई भी अगर आपको नाम लग रहा है जो उसको रिप्रेजेंट करता है, आप उसको नाम दे सकते हो। क्लियर है? तो अकाउंट एक आर्ट भी है, जैसे कि मैं एक अलग आर्ट बनाता हूं, दूसरा एक अलग आर्ट बनाता है। सिमिलरली अकाउंट्स में भी मैंने नाम दिया सैलरी एक्सपेंस, सैलरी 2 लाख की सैलरी दी एक बंदे को, उसको नाम दिया सैलरी एक्सपेंस, दूसरी कंपनी ने उसको नाम दिया एम्प्लॉय एक्सपेंस, तीसरी कंपनी कुछ अलग नाम भी दे सकती है, डिपेंड, वो दे सकती है स्टाफ एक्सपेंस। तो अलग अलग नाम दे सकते हैं, नाम में नहीं रखा हुआ है, उसका नेचर के अंदर रखा हुआ है, तो ये आर्ट भी है। क्लियर है? तो अकाउंट बहुत साइंस और आर्ट भी है। चलो अब एडवांटेज ऑफ अकाउंट में आ जाते हैं कि अकाउंट्स हम बनाते क्यों हैं। चलो देखो अकाउंट्स हम बनाते क्यों हैं। अरे लाइक करो ना, लाइक करना भूल जाते हो। एनर्जी अच्छी लग रही है, समझाने का तरीका अच्छा है, तो लाइक करो, अपना अटेंडेंस लगाओ कि सर प्रेजेंट हूं मैं, बस आपकी वजह से मैं ग्रो करूंगा। आपको पता है कि यूट्यूब पे एल्गो ऐसी वर्क करता है, लाइक करोगे तो ही तो मैं ग्रो करूंगा। अच्छा लग रहा है तो आप लाइक करो, बस इतनी गुरु दक्षिणा दे देना। चलो एडवांटेज क्या है? एडवांटेज नंबर 1, इट प्रोवाइड द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस। भैया कि मैंने पूरे साल में कितना फायदा हुआ, कितना लॉस हुआ, ये सब कौन बताएगा? पूरे साल में कितना फायदा हो, कितना, अकाउंट ही तो बताएगा। जैसे ही मैंने अकाउंट बनाया, रिकॉर्ड किया, टक टक टक, तो मैं बता सकता हूं पूरे साल में मुझे कितना फायदा कितना नुकसान हुआ। ओके, इट हेल्प द मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। भैया अकाउंट्स हेल्प करता है। मुंबई का बिजनेस मेरा अच्छा चल रहा है, जयपुर का अच्छा चल रहा है, दिल्ली का बेकार चल रहा है बिजनेस, तो दिल्ली का बिजनेस बंद करो या फिर ठीक करो। कौन बताएगा? अकाउंट। रेड पेन ज्यादा बिक रहा है, जेल पेन ज्यादा बिक रहा है, तो जेल पेन में और पैसा लगाओ, क्योंकि लोगों की उसके अंदर डिमांड है। कौन बताएगा? अकाउंट में तो बताएगा किसमें ज्यादा अपने को फायदा हो रहा है, उसी में तो अपन ज्यादा और पैसा लगाएंगे। हमें ये तो नहीं है यार, एक बात बताओ, आजकल सीडी कौन खरीदता है? सीडी रोम याद है आपको? फ्लॉपी डिस्क, सीडी कौन खरीदता है? कोई नहीं खरीदता। अब आप बोलोगे फिर उसमें और पैसा लगाओ, मैं क्या पागल हूं? कोई खरीदता ही नहीं है। आजकल लोग पेन ड्राइव खरीदते हैं। अरे पेन ड्राइव भी अब जाने वाली है, अब तो इंटरनेट इतना फास्ट हो गया, पेन ड्राइव ही मतलब नहीं है, फटाफट जीमेल करो खत्म हो गया, या फिर आपने वी शेयर किया खत्म हो गया। तो यहाँ पे धीरे धीरे टेक्नोलॉजी सब कुछ आउटडेटेड कर रही है। तो ये अकाउंट्स ही तो बताएगा किसमें आपको पैसा लगाना है बिजनेस के अंदर। इट रिप्लेस द मेमोरी। यार मैं सब अगर मुझे कोई पूछेगा पूरे साल में कि कितना रेंट पे किया, अगर मैं मेमोरी में रखूंगा, अप्रैल में मैंने 5,000, जून में 10,000, जुलाई में, अरे यार नहीं भैया, कोई मैं क्या कोई भगवान हूं क्या जो सब कुछ रिमेंबर करूंगा? मेरी कोई मेमोरी इतनी फास्ट तो है नहीं, तो मैं सब कुछ रिकॉर्ड करूंगा। ये रिप्लेस करता है मेरी मेमोरी को, ठीक है ना? ओके, मैं कोई रजनीकांत थोड़ी हूं यार, ठीक है ना? एक्ट एज एविडेंस इन अ लीगल मैटर में हेल्प करता है।
मैंने अगर सपोज करो कि मैंने एक मोबाइल खरीदा 80,000 का, ठीक है ना, और बिल कितने का 80,000 का। अब दुकानदार बोलता है नहीं आप तो सर हमें 90,000 रुपये दो। मैंने कहा क्यों दूं मैं 90,000 रुपये, मैं तेरे को 80,000 रुपीज दूंगा। बोलेगा क्यों 90 दो। मैंने कहा हेलो बिल 80,000 का है। तो यहाँ पे अकाउंट्स में अगर मैं रिकॉर्ड करूंगा, सब कुछ अगर मैं रिकॉर्ड करूंगा, तो ये मेरे को हेल्प क्या करेगा, ये मेरे लीगल मैटर के अंदर हेल्प करेगा। क्या हेल्प करेगा? लीगल मैटर के अंदर हेल्प करेगा कि हाँ देखो मुझे 80,000 देने, मेरे पास बिल पड़ा हुआ है, रिकॉर्ड किया हुआ है, आपका बिल भी लगा हुआ है पीछे, तो आप उसको वो करोगे, लीगल मैटर में हेल्प करते हो। इट हेल्प इन द सेल ऑफ बिजनेस। कल अगर मुझे बिजनेस बेचना है, तो मैं अगर सपोज करो मेरे को बिजनेस कोई कंपनी को बेचना है, तो क्या वो कंपनी मेरी ऐसी बिजनेस खरीद लेगी? नहीं, वो बोलेगी चलो अपने अकाउंट्स दिखाओ, मैंने मेरे को देखो मेरा ये अकाउंट है, डक 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 डक। वो बोलेगी अच्छा आपकी कंपनी में 2 लाख का फायदा हो रहा है, अच्छा बिजनेस है। आप शार्क टैंक देखते हो ना, तो शार्क टैंक में क्या आता है? वही तो आता है कि वो बिजनेस खरीद रहा है, बेच रहे हैं, क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्या लॉस हो रहा है। तो ये हेल्प इन द सेल ऑफ बिजनेस। मैं किसी को बिजनेस को बोलूंगा मेरा बिजनेस खरीदो, तो जब तक मैं अकाउंट्स नहीं बनाऊंगा तब तक मैं नहीं होऊंगा। इट इज वेरी हेल्पफुल इन रेजिंग द लोन ऑल्सो। आज मुझे अगर बैंक से 2 करोड़ का लोन चाहिए, तो बैंक मुझे क्या ऐसी दे देगा? अरे दीपक मैं आपको जानता हूं 2 करोड़ का लोन नहीं भाई साहब, बैंक बोलेगा हम आपको 2 करोड़ का लोन दे देंगे, पहले आप अपनी बुक्स बताओ। मैं बोलूंगा देखो ये रही मेरी बुक्स। वो बुक्स देखेगी बैंक, अरे भाई साहब इस बंदे की तो पूरे साल में 10 करोड़ की तो सामान बिक रहा है, इसको 2 करोड़ रुपए चाहिए। तो बैंक उसको झट से 2 करोड़ रुपए दे देगी, ऑन सिक्योरिटी दे देगी, पर वो दे देगी। क्यों देगी? बुक्स देख के देगी। क्लियर है? इट हेल्प इन द लोन ऑल्सो, एंड इट हेल्प इन द प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ एरर एंड फ्रॉड। एरर एंड फ्रॉड में डिटेक्ट में हेल्प करती है। मैंने 10 लैपटॉप खरीदे पूरे साल भर के अंदर, मैंने अपनी कंपनी के अंदर 10 लैपटॉप खरीदे। मेरे बहुत सारे एम्प्लॉई हैं, 50 एम्प्लॉई हैं, मैंने 10 लैपटॉप खरीदे। 10 लैपटॉप, 1-1 लाख का एक लैपटॉप, 10 लाख का लैपटॉप खरीदा। साल भर के बाद मैंने बोला मेरा अकाउंटेंट को कितने लैपटॉप है भाई, उसने कहा 10 लैपटॉप होने चाहिए बिजनेस के अंदर। मैं अपने उसमें गया, अपने ऑफिस में गया, मैंने कहा 1 2 3, अरे भाई यहाँ तो 9 लैपटॉप है, एक लैपटॉप का है। अकाउंटेंट बोलेगा होने तो 10 चाहिए, और 9 लैपटॉप है, इसका मतलब है एक लैपटॉप चोरी हुआ है। वो मुझे कैसे मालूम चलेगा? जब मैं अकाउंट्स में रिकॉर्ड करूंगा कि भाई साहब मुझे पता होना चाहिए ना कि मेरे पास 10 लैपटॉप है। तो इट हेल्प इन डिटेक्शन ऑफ एरर एंड द फ्रॉड, एंड इट हेल्प द कंपैरेटिव स्टडी। बट ऑब्वियस अकाउंट्स बनाऊंगा तभी तो मुझे मालूम चलेगा कि मुझे अगले साल कितना, मुझे इस साल कितना फायदा हुआ। आप रिपोर्ट कार्ड 11th की बनाते हो, 12th की बनाते हो, 10th की बनाते हो, तो आपको पता चलता है ना, हाँ 10th में मेरे 75 मार्क्स आए, 11th में 82 आए, 9th में मेरे 87, 12th में 87 आए, तो ठीक है चलो इंप्रूवमेंट हो रहा है। तो कंपैरेटिव, और कंपैरेटिव 2 होते हैं। एक तो मैं खुद से कंपेयर करता हूं, मैंने पिछले साल क्या किया और इस साल कैसा रहा। पिछले साल 75, इस साल 82, चलो अच्छा कर रहा हूं मैं। और एक मैं कंपैरिजन अपने दोस्त के साथ करता हूं कि मेरे 82, मेरे दोस्त के 80, अरे यार उसके 80 आए, मेरे 82 आए, चलो ठीक कर रहा हूं। और उसका है 90, तो मैं सोचूंगा यार उसके 90 आए तो मुझे ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो ये 2 हर कंपनी इन्फोसिस, विप्रो से कंपेयर करेगी अपनी परफॉर्मेंस, और इन्फोसिस अपनी परफॉर्मेंस पिछले साल से भी कंपेयर करेगी। क्लियर है? और हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, कौन सा बिजनेस मुझे बंद करना है, कौन सा बिजनेस मुझे खोलना है, कौन सा बिजनेस मुझे आगे बढ़ाना है, सब कुछ बताएगा। और ये टैक्स लायबिलिटी भी बोल सकती है, हेल्प करता है। जैसे कि अगर गवर्नमेंट मुझे बोलता है कि आपको टैक्स देना पड़ेगा 10 लाख रुपए, मैं बोलूंगा 10 लाख टैक्स नहीं बनता, मेरा टैक्स 8 लाख रुपए बनता है। तो गवर्नमेंट बोलेगी नहीं 10 लाख देना पड़ेगा। मैंने कहा हेलो ये रहा मेरा रिकॉर्ड, इसके हिसाब से तो 8 लाख बनता है। गवर्नमेंट बोलेगी अरे आपने तो सब कुछ रिकॉर्ड किया है, तो सर आपके 8 लाख रुपए बनता है। तो जब तक आप रिकॉर्ड नहीं करोगे तब आप होगा कैसे? तो ये हो गया आपके 10 एडवांटेज। अभी अपन जाते हैं लिमिटेशन। अकाउंट्स का लिमिटेशन भी है, डिसएडवांटेज भी है, पर डिसएडवांटेज को अपन इग्नोर कर सकते हैं। पर मैं आपको पढ़ाता हूं। देखो अकाउंटिंग एक एग्जैक्ट नहीं है, इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द पर्सनल जजमेंट। आज जब आप थोड़े आप जब आगे बढ़ोगे आपको मालूम चलेगा। सपोज करो कि मैंने एक लैपटॉप लिया 1 लाख रुपए का,
तो अभी अकाउंट्स में मुझे इसको बताना पड़ता है जब मैं रिकॉर्ड करता हूँ कि इसकी लाइफ कितनी है। भाई ये लैपटॉप कितने साल चलेगा, 4 साल चलेगा, 5 साल चलेगा, ये एस्टिमेट करना पड़ता है। तो ये एस्टिमेशन एक पर्सनल जजमेंट भी इसके अंदर होता है। मतलब अकाउंट्स, मैंने कहा ना साइंस नहीं है आर्ट भी है, तो पर्सनल जजमेंट भी होता है। मुझे एस्टिमेट करना पड़ेगा यार ये लैपटॉप 4 साल तक चलेगा, ठीक है ना। अब हो सकता है वो लैपटॉप मेरा 6 साल ही खराब नहीं हो, 10 साल ही खराब नहीं हो, और हो सकता है अगले साल ही वो खराब हो जाए या फिर वो मतलब उसमें पानी गिर जाए और वो यूजलेस हो जाए। तो यहाँ पे अकाउंट्स में जब अपन कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो हमें एग्जैक्ट नहीं है, कभी कभी हमें अपने खुद के जजमेंट लगाने पड़ते हैं। क्लियर है कि हाँ चलो मैंने एज्यूम कर लिया ये लैपटॉप 4 साल चलेगा, बस मेरे पर्सनल जजमेंट। साइंस में क्या होता है, वाटर H2O तो H2O होता है, पर अकाउंट्स में मुझे जजमेंट लगाना पड़ता है कि हाँ चलो ये इतना होगा, यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट। दूसरा है इट इज डज नॉट इंडिकेट द रियलाइजेबल वैल्यू। अकाउंट सब कुछ कॉस्ट पे रिकॉर्ड करता है। मैंने एक लैंड 2002 में ली थी 5 लाख रुपए की। क्या ली थी? 5 लाख रुपए की। तो मेरी अकाउंट्स में वो लैंड भैया आज भी 5 लाख पे दिख रहा है। आज कौन सा डेट चल रहा है? 2024 चल रहा है। और आज की डेट पे मुझे कोई पूछेगा तुम्हारी लैंड कितने की है, बुक्स के अंदर, अकाउंट बुक्स में, इस बुक्स के अंदर लैंड कितने की है, मैं बोलूंगा 5 लाख रुपए की। 5 लाख। अब एक बात बताओ, क्या ये लैंड 5 लाख की है क्या? नहीं। आज की डेट पे अगर मैं ये लैंड बेचने जाऊं तो ये लैंड मेरी 20 लाख में बिकेगी। 20 लाख में बिकेगी। ये लैंड की वैल्यू 20 लाख है। मैंने 5 लाख की भाई साहब 20 साल पहले खरीदी थी 5 लाख की। आज की डेट पे इसकी वैल्यू 20 लाख है। तो भैया अकाउंट्स है ना, ये कभी कभी नहीं बताता। ये बताता है लैंड कितने की? 5 लाख की। अरे भाई 5 लाख की नहीं है। अगर आज की डेट में पूछे यार तो बुक्स तो 5 लाख की बोल रहा है ना, बुक्स में लैंड 5 लाख का रिकॉर्ड किया हुआ है, पर भाई साहब 5 लाख की नहीं है बुक्स। वो रियल जो वैल्यू है वो है 20 लाख रुपए, पर अकाउंट्स ये रिकॉर्ड नहीं करता। पर आजकल ये सिस्टम आ गया कि हम इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। धीरे धीरे अपन आगे बढ़ेंगे, अपन ये कंसेप्ट भी समझेंगे। अकाउंट डज नॉट इंडिकेट द रियलाइजेबल वैल्यू। थर्ड, इट इग्नोर द क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। मतलब अकाउंट्स क्वालिटी इग्नोर कर लेता है। भाई आज सपोज करो मेरी कंपनी 5 लाख कमा रही है और दूसरी कंपनी, सपोज करो 2 कंपनी है, ए कंपनी और बी कंपनी। मेरी कंपनी भी 5 लाख प्रॉफिट कमा रही है, दूसरी कंपनी सपोज करो 6 लाख प्रॉफिट कमा रही है, ठीक है ना, 6 लाख प्रॉफिट कमा रही है। तो आप तो बोलोगे सर ये कंपनी ज़्यादा अच्छी है, ये कंपनी ज़्यादा अच्छी है, पर मैं अच्छी क्वालिटी का माल बेचता हूँ और मुझे पता है कि मैं अगले साल मैं आराम से 7 लाख पे पहुँच जाऊँगा और ये अगले साल भाई साहब 4 लाख पे आ जाएगा, क्योंकि ये इंफीरियर क्वालिटी का माल बेचता है। अभी तो ठीक है 6 लाख का सामान बेच दिया, आगे जाके इसकी वैल्यू कम होने वाली है। तो अकाउंट्स ये नहीं बताता। अकाउंट तो सबको पैसों में मेजर करता है। भाई 5 और 6 तो भैया 6 वाली अच्छी, ऐसे ही होता है ना, पैसों मेजर करता है। अरे भैया कंपनी ए ने एम्प्लॉय जो रखे हैं वो IIM के रखे हुए हैं, IIM के टॉप ग्रेजुएट्स रखे हुए हैं, IIM हार्वर्ड के ग्रेजुएट्स रखे हुए हैं। और इसने नॉर्मल है ना एम्प्लॉय रखे हुए हैं, नॉर्मल जो MBA होते हैं या जो नॉर्मल जो पीपल होते हैं, जो लोकल MBA इंस्टीट्यूट्स होते हैं उन्होंने रखे हुए हैं। तो अभी देखो विद ड्यू रेस्पेक्ट दोनों अच्छे होते हैं, दोनों लोग अच्छे होते हैं, बट हमें ये नहीं, अकाउंट्स ये नहीं बताता कि और भाई इसने तो IIM के बंदे रखे हुए हैं और इसने MBA, इसने लोकल MBA रखे हुए हैं। तो ये डिफरेंस अकाउंट्स नहीं बताता। तो अकाउंट्स क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन इग्नोर कर लेता है। क्लियर है। और ये हिस्टोरिकल कॉस्ट पे बता चुका हूँ, लैंड मैंने 5 लाख पे लिया तो 5 लाख ही बताएगा, वो ये नहीं बताएगा कि इस साल वो 20 लाख में बिकने वाला है, तो वो अकाउंट्स नहीं बताता है। एंड अकाउंटिंग कैन लीड टू द विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है आप कोई दुकान पे जाते हो तो आप देखते हो ना विंडो के अंदर बाहर से खड़े होके, अरे यार इसमें तो बड़ा सा अच्छा मैनीक्यूइन के अंदर अच्छी सी ड्रेस लगी हुई है, तो दुकान में सारी ड्रेस अच्छी होंगी। आप उस ड्रेस को देख के दुकान के अंदर गए और देखा रे यार सब रद्दी माल है, बेकार माल है, तो आप क्या
करोगे, अर्थात बेकार माल है, हटाओ। तो मतलब उस दुकानदार ने विंडो पे तो अपना बेस्ट माल लगा दिया, एकदम बेस्ट माल लगा दिया, बट रियल में अंदर दुकान पे गए तो भैया सब घटिया माल। तो यहाँ अकाउंट्स में भी ये हो सकता है, हो सकता है अकाउंट्स में ऊपर ऊपर दिखा दिया कि भाई मेरे पास 6 लाख रुपए प्रॉफिट, अंदर जाके देखा तो अरे यार ये तो 6 लाख में प्रॉफिट में तो 4 लाख तो इसकी लॉटरी इनकम है, इस साल कोई लॉटरी लगी 6 लाख की लॉटरी इनकम है। तो भैया बाहर तो अच्छी पिक्चर दिखा दी, अंदर जाके जब मैंने बुक्स बाहर दिखा दी, आप देखते हो ना वो शार्क टैंक, और उसमें बताओ जो मेरे पूरे साल में सेल्स हो गई है 40 करोड़ की, 40 करोड़ की, अंदर जाके देखा अरे 40 करोड़ में यार ये तो इस साल इनकी कोई लॉटरी वॉटरी लगी है 30 करोड़ की, सेल्स तो इसकी हर साल 10 करोड़ ही है। तो भैया ये ऊपर ऊपर हम विंडो ड्रेसिंग भी अकाउंट्स में कर लेते हैं, तो ये एक लिमिटेशन है अकाउंट्स का, एंड वेरी इट इज अनसुटेबल फॉर फोरकास्टिंग। अकाउंट फोरकास्ट नहीं बताता, अकाउंट्स नहीं बताएगा कि मेरा आगे जाके क्या बिकने वाला है, सीडी बिकने वाली है, पेन ड्राइव बिकने वाली है, पेन बिकने वाला है, जेल पेन बिकेगा, अकाउंट्स ये सब नहीं बताता। अकाउंट्स बताता कि इसमें कितना फायदा कितना नुकसान, फ्यूचर का ट्रेंड अकाउंट्स नहीं बताता। क्लियर है? चलो, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंट क्या होता है? अकाउंट सेम जो अपना एडवांटेज का है वही अपना होता है। तो व्हाट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ एन अकाउंट? टू कीप अ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। भाई मेरा मेन ऑब्जेक्टिव अकाउंट्स का क्या ऑब्जेक्टिव यही है ना कि मैं हर जितनी भी ट्रांजेक्शन पूरे साल भर में हो रही है, क्या मैं सैलरी पे कर रहा हूँ, रेंट पे कर रहा हूँ, सब कुछ मैं परफेक्टली रिकॉर्ड कर लूँ। दूसरा है कि भैया मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट निकाल लूँ और लॉस सफर्ड ड्यूरिंग द पर्टिकुलर, भाई मेरे पूरे साल में कितना फायदा हुआ कितना लॉस हुआ, ये एडवांटेज और ऑब्जेक्टिव ऑलमोस्ट सेम है। थर्ड है टू एफर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन। भाई एज ऑन पर्टिकुलर डेट अगर आप आज रिलायंस इंडस्ट्री की बैलेंस शीट देखोगे तो उसमें मालूम चलेगा भाई आज रिलायंस इंडस्ट्री के पास कितना कैश है, कहां कहां प्रॉपर्टी है, कितने वैल्यू की प्रॉपर्टी है, कितने लोगों से उसको पैसे लेने हैं, कितने लोगों से उसको पैसे देने हैं, क्या क्या उसके पास कितने लैपटॉप है, कितना फर्नीचर है, सब कुछ उसकी बैलेंस शीट में दिख जाएगा। तो फाइनेंशियल पोजीशन बताता है एंड इट हेल्प द मैनेजमेंट इन द डिसीजन मेकिंग कि भैया बिजनेस क्लोज करना है, बंद करना है। बताया कि दिल्ली का बिजनेस बेकार चल रहा है उसको बंद करो, तो वो सब अकाउंट में बताएगा। एंड इट हेल्प द कम्युनिकेटिंग में मेरा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, अकाउंट्स बनाऊं और लोगों को बताऊं कि मेरी ये पोजीशन है। आपकी रिपोर्ट कार्ड क्यों बनती है कि अपने पापा मम्मी को या आप इंटरव्यू में जाओ तो बताओ भैया ये मेरे मार्क्स हैं। तो यहाँ पे भी वही सिस्टम होता है। क्लियर है? एंड इट हेल्प्स प्रोटेक्टिंग द बिजनेस एसेट। जब मैं आपको बताया था कि अगर सपोज करो मैंने 10 लैपटॉप लिए, 10 में से सपोज करो मैंने गिने तो 9 लैपटॉप हैं, तो भैया एक लैपटॉप गायब हो गया, कैसे मालूम चलेगा? अकाउंट से ही मालूम चलेगा। तो वो मेरा एसेट्स को प्रोटेक्ट करता है। ओके, एंड इट हेल्प्स इन द डिटेक्शन ऑफ एरर एंड द फ्रॉड। ठीक है ना, ये बता चुका हूं। फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग ऑब्जेक्टिव हो गया, एडवांटेज हो गया, डिसएडवांटेज हो गया। फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग वो भी ऑलमोस्ट सेम ही है, बस इनके अलग अलग नाम दे दिए, थ्योरेटिकली नाम दे दिए। मेंटेन द सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड वही है, भाई आपको सिस्टमैटिक रिकॉर्ड बनाना है ट्रांजैक्शन का। इट हेल्प इन द फाइनेंशियल प्रिपरेशन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। थर्ड है लीगल रिक्वायरमेंट मीट करने का। आज गवर्नमेंट बोलेगी आपकी लायबिलिटी 10 लाख है, मैं बोलूंगा नहीं 8 लाख है, तो भैया कैसे मालूम चलेगा? अकाउंट से मालूम चलेगा। एंड जब कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर, मैं अपनी जो भी मेरी इंफॉर्मेशन है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, वो मैं अपने यूजर्स को बताऊंगा। एंड इट हेल्प द मैनेजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग, ये बिजनेस मुझे क्लोज करना है, बढ़ाना है, ज़्यादा पैसा डालना है वो करना है। ठीक है ना, ये सब तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन एडवांटेज है, ऑलमोस्ट सेम है, इनके आंसर ऑलमोस्ट मिलते जुलते ही होते हैं। लिमिटेशन मैं आपको बता चुका हूं। अब मैं आपको बताऊंगा क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। देखो जब आप अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करो आपको 4 बातों का बहुत ध्यान रखना है। इट हैव टू बी रिलायबल, इट हैव टू बी रेलिवेंट, इट हैव टू बी अंडरस्टैंडेबल एंड इट हैव टू बी कंपैरेबिलिटी। मतलब बताता हूं, रिलायबल मतलब होता है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मस्ट बी रिलायबल, दैट इट शुड बी वेरीफाइड एंड फ्री फ्रॉम द मटेरियल बायस। मतलब अगर मैं कोई भी एसेट सपोज करो, अगर मान लो मैंने मोबाइल रिकॉर्ड किया 80,000 का, तो भैया ऐसी हवा में रिकॉर्ड नहीं कर दिया, उसके पीछे मैं बिल लगाऊंगा। ऐसे नहीं रिकॉर्ड कर लूंगा कि मोबाइल खरीदा 80,000 का, लो भाई रिकॉर्ड कर लिया। ऑडिटर आएगा बोलेगा 80,000 का बिल तो दिखाओ। हो सकता है मैंने मोबाइल 70 में लिया हो और आपने 80 दिखा दिया हो, बिल दिखाओ। तो जो भी आप रिकॉर्ड करोगे उसके पीछे कुछ ना कुछ आपके पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होना चाहिए इफ पॉसिबल। हर का डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं होता। अब आप ऑटो में जाओगे 100 रुपए खर्च करेगा एम्प्लॉय, उसका डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं होगा, बट आप लैपटॉप, फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, इन सबका तो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होगा ना। इट हैव टू बी रिलायबल।
फर्स्ट ऑफ ऑल इट हैज टू बी रेलिवेंट, इट मस्ट बी रेलिवेंट टू द यूजर। ऐसे ऐरी गैरी चीजें मत रिकॉर्ड करो। सपोज करो आज आपने रिलायंस इंडस्ट्री की बैलेंस शीट देखनी है और उसमें लिखा हुआ है, आपने उनको पूछा आपकी स्टेशनरी कितनी है, तो आपको यह जानना है पूरी रिलायंस के पास स्टेशनरी सपोज करो 2 करोड़ रुपए की है। स्टेशनरी मतलब पेन, पेपर, रबर, पेंसिल एक्सेट्रा। आपको ये अभी आपको रिलायंस इंडस्ट्री अपनी बैलेंस शीट में ये दिखाए, मेरे पास 1000 रबर पड़े हुए हैं, 2500 पेंसिल पड़ी हुई है, 5000 पेन पड़े हुए हैं। आप बोलोगे अरे यार मुझे ये सब इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, मुझे आप मुद्दे की बात बताओ, तुम्हारी स्टेशनरी कितनी है, पूरे तुम्हारे पास लैपटॉप कितने हैं, बिल्डिंग कितनी है, लैंड कितना है, फर्नीचर कितना है, ये बताओ। ये मत बताओ कि फर्नीचर में सोफा इतना है, चेयर इतनी है, टेबल इतनी है, ये सब मुझे इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए। तो इंफॉर्मेशन हैव टू बी रेलिवेंट होनी चाहिए, क्लियर है, जो हेल्प करे मुझे डिसीजन मेकिंग के अंदर। थर्ड है इट शुड बी अंडरस्टैंडेबल, मतलब आप जो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करो, ऐसा नहीं कि आपने कोई चाइनीज लैंग्वेज में रिकॉर्ड कर लिया या कोई बड़े बड़े जार्गन यूज कर लिए। वो होते हैं ना कुछ लोग जो बड़ी जबरदस्त इंग्लिश, मतलब अलग अलग नॉर्मल इंग्लिश भी बोल सकते हैं, पर वो वाला ना पता वो ना ऐसे लगाएंगे इंग्लिश के अलग अलग वो टर्म्स लगाएंगे, ए भैया तो अब समझ में नहीं आता। आप एक नॉर्मल इंग्लिश में जो आप लैंग्वेज में जो आप रिकॉर्ड करोगे, आप कोई ज्यादा जार्गन मत यूज करो। इट हैज टू बी अंडरस्टैंडेबल, अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। ओके, कंपेरेबिलिटी भी होना चाहिए। आपने जो रूल्स आज फॉलो किए वही तो आप लास्ट ईयर फॉलो कर रहे होगे, लास्ट ईयर के लास्ट ईयर भी वही रूल फॉलो करने हैं, आपको रूल सब सेम फॉलो करना है। अरे यार एक बात बताओ, आप अभी 12th में सीबीएसई है, आपकी सीबीएसई मार्क्स है 90%, 12th में, 10th में आपके सीबीएसई मार्क्स है 80, तो मैं कंपेयर कर सकता हूँ ना भाई, ठीक है 80 और 90 में कंपेयर करता हूँ, पर सीबीएसई को मैं आईएससी से कंपेयर नहीं कर सकता। आईएससी के रूल्स अलग है, आईबी बोर्ड के अलग है, कैम्ब्रिज बोर्ड के अलग है, सबके रूल्स अलग अलग होते हैं भाई साहब, तो सबको मैं अलग अलग मुझे मेजर करना पड़ता है। तो आप जब अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करो, आपको रूल्स एक ही फॉलो करना है। तो अगर इन्फोसिस एक सिस्टम से, एक सपोज को डेप्रिसिएशन लगाने के 2 रूल होते हैं, लेट्स सपोज एसएलएम मेथड और डब्ल्यूडीवी मेथड, जो आप बाद में पढ़ने वाले हो। तो अगर आपने एक साल एसएलएम मेथड लगाया तो अगले साल भी एसएलएम मेथड लगाओगे, तभी तो मैं कंपेयर कर पाऊंगा। तो इट हैज टू बी अ कंपेरेबल होना चाहिए। सिंपल एग्जांपल बताऊं, आप घर से रोज आते हो तो रोज आपको 10 मिनट लगते हैं ऑफिस से घर आने में, तो यार ठीक है चलो आज 10 मिनट लगे, आज 9 मिनट लगे, तो आप 1 मिनट जल्दी आप कंपेयर कर सकते हो। पर अगर आप सपोज करो रोज साइकिल से आते हो 10 मिनट में आते हो, आज आप गाड़ी से आए 2 मिनट के अंदर, तो वो कंपेरेबल नहीं है। गाड़ी और साइकिल तो ही कंपेरेबल कर सकते हैं, तो आपको रूल तो एक ही फॉलो करना पड़ेगा, क्लियर है। चलो ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, देखो जैसे अकाउंट्स के ना बहुत तरह के ब्रांचेस होती है, ब्रांचेस मतलब टाइप ऑफ अकाउंटिंग। पहली होती है ब्रांचेस फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होती है, मैं देखो फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, टैक्स और सोशल रिस्पांसिबिलिटी अकाउंटिंग। क्या क्या होती है बताता हूँ। फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है जो अपन नॉर्मली जो आप सीखने वाले हो, प्रॉफिट निकालना, लॉस निकालना, क्या क्या खर्चा किया, क्या क्या आपकी इनकम हुई है, तो ये होती है मेरी फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो मुझे बताता है कि पूरे साल में आपने इतना कमाया, आपका इतना नुकसान हुआ, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग बताएगा जो आप करने वाले हो। दूसरी होती है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन पर्पस होता है किसी तरह मैं अपनी जो मेरी बिजनेस में जो कॉस्ट लग रही है वो कम कर सकूं। एग्जांपल के लिए मैं पेन बनाता हूं, मैं पेन की इंक खरीदता हूं मुंबई से, मुंबई में इंक खरीदता हूं मैं 40,000 का, फिर मुंबई से जयपुर आने में मेरा जो भाड़ा, जो रेंट लग जाता है, ट्रक का रेंट लग जाता है, वो लग जाता है 10,000 रुपये। तो भैया मेरी इंक तो पड़ रही है 50,000 की, 40 की इंक खरीदी मुंबई से जयपुर आने में लग गए 10,000 रुपये, 50,000 रुपये लग गए मेरे बिना फालतू इंक के। तो मैं क्या बोलूँगा एज अ कॉस्ट अकाउंटेंट कि आप मुंबई से इंक क्यों खरीद रहे हो, लोकल कोई जयपुर कंपनी देखो, और लोकल जयपुर कंपनी में देखा अरे वाह 42,000 में मिल रही है इंक, यहाँ पे मुंबई में मिल रही है 40 की, जयपुर में मिल रही है 42 की, पर मुंबई से यहां लाने का खर्चा 10,000 है, जयपुर में तो खर्चा कुछ है ही नहीं, लगी तो फ्री डिलीवरी दे रहा है, तो आप जयपुर से खरीदोगे। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का काम यही होता है कि भैया आपकी कॉस्ट कम कर सके, उनका मेन पर्पस ये होता है, तो उनकी तरफ से एक अलग अकाउंटिंग बनता है। थर्ड है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मेन पर्पस होता है कि भैया कौन सा बिजनेस क्लोज डाउन करना है, कौन सा बिजनेस ग्रो करना है, किस बिजनेस में ज्यादा पैसा डालना
निकालना है, इट हेल्प द मैनेजमेंट। उसमें अपन रेशियोज निकालते हैं, भैया मेरा पेन बनाने में 20% प्रॉफिट, ब्लैक पेन बनाता हूं तो मेरा 20% प्रॉफिट हो रहा है, रेड पेन बना 30%, मतलब 10 रुपए का पेन मेरा 13 में बिक रहा है रेड पेन, और 10 रुपए का मैं अगर पेन बनाता हूं तो ब्लैक पेन जो है वो बिकता है 12 रुपए में। तो आपको मालूम चल रहा है जो ब्लैक पेन में मार्जिन 20% ही है, पर रेड पेन 30% में बिक रहा है। तो आप रेड पेन में ज़्यादा पैसा लगाओगे ना, आपको तो पैसा कमाने से इंटरेस्ट है ना। फिर टैक्स अकाउंटिंग, टैक्स के लिए अलग अकाउंट बनता है। आपने देखा होगा हर साल आपका बजट आता है, उसमें टैक्सेशन रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, तो टैक्स के हिसाब से अलग अकाउंट बनता है, अलग तरीके से उनके रूल्स अलग होते हैं, नॉर्मल अकाउंट के रूल्स अलग और टैक्स के रूल्स अलग। तो टैक्स के लिए अलग अकाउंट आपका बनेगा। और सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का मतलब होता है ये आप क्या क्या लोगों की सेवा भी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। आपने सपोज करो कि आपकी दुकान है फर्नीचर की, आपका बिजनेस है, आप तो धड़ाधड़ आप तो टेबल बना रहे हो, सोफा बना रहे हो, अरे भाई आप तो प्लांट काटे जा रहे हो ना, पेड़ काटे जा रहे हो, क्या पेड़ भी लगा रहे हो, क्या पेड़ को ग्रो भी कर रहे हो, क्या आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बोलती है, गवर्नमेंट बोलती है भैया आप अगर 10 पेड़ काट रहे हो तो 10 पेड़ लगाओ भी तो सही। तो वहां पे सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग हम वो उसमें करेंगे। अब आया लास्ट पार्ट, द यूजर ऑफ अकाउंटिंग। ये हमारे जो अकाउंट के यूजर्स कौन कौन से होते हैं, देखो दो तरीके के यूजर होते हैं, एक होगा इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल। इंटरनल में दो ही लोग आते हैं, ओनर या मैनेजमेंट। इंटरनल का मतलब हो गया जो कंपनी के मालिक हैं, जो कंपनी के ओनर हैं। रिलायंस इंडस्ट्री का इंटरनल मैनेजमेंट कौन, मुकेश अंबानी जी, या जो भी उस कंपनी के मालिक हैं, या उनके टॉप मैनेजमेंट जो डायरेक्टर्स होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, वो होते हैं उनके इंटरनल यूजर्स। यूजर्स का मतलब हो गया कि आज मैं इंफॉर्मेशन बना रहा हूं तो अकाउंट्स का कौन कौन जो मेरी जो बैलेंस शीट बन रही है, प्रॉफिट एंड लॉस बन रहा है, जनरल बन रहा है, उसका कौन कौन यूज करेगा। एक होगा इंटरनल, एक होगा मेरा मालिक यूज करेगा। मालिक जो मेरी कंपनी का, अगर मेरी कंपनी का मालिक है अनिल तो अनिल यूज करेगा, राहुल तो राहुल यूज करेगा, और या मैनेजमेंट जो डायरेक्टर हो गए। और मालिक के अलावा जितने भी लोग हैं उनको मैं क्लासिफाई करूंगा एक्सटर्नल के अंदर, जैसे कि एम्प्लॉय हो गया, क्या हो गया, एम्प्लॉय हो गया, क्या हो गया, एम्प्लॉय, मेरी कंपनी में एम्प्लॉय काम करते हैं तो एम्प्लॉय भी तो मेरी कंपनी की बैलेंस शीट में इंटरेस्टेड है। भैया आज अगर मान लो मैं कोई कंपनी में काम कर रहा हूँ, इन्फोफिस में काम कर रहा हूँ, और अगर मुझे मालूम चल रहा है इन्फोफिस को जबरदस्त लॉस हो रहा है, तो मैं कल छोड़ूंगा नहीं यार कि मुझे तो छोड़ना पड़ेगा, इस कंपनी को लॉस हो रहा है, कल बंद भी हो सकती है। तो यहाँ पे एम्प्लॉय भी इंटरेस्टेड है, पर वो एक्सटर्नल है, वो मालिक नहीं है, उसको प्रॉफिट एंड लॉस नहीं मिलता, उसको सैलरी मिलती है। सिमिलरली कोई बैंक लोन देता है, उसको भी इंटरेस्ट है कि भाई मैंने रिलायंस इंडस्ट्री को 10 करोड़ रुपए दे रखे हैं, तो रिलायंस इंडस्ट्री को फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, फायदा हो रहा है तो मुझे कोई, मैं तो आराम से हो सकता हूं, बैंक बोलेगा क्योंकि मुझे इंटरेस्ट मिलता रहेगा, पैसे मिल जाएंगे। सिमिलरली इन्वेस्टर्स जिन्होंने पैसे लगा रखे, इन्वेस्टर एक्चुअली इंटरनल में आते हैं, पर अगर उन्होंने पैसे डिबेंचर के रूप में लगा रखे हैं, शेयर नहीं ले रखा, डिबेंचर के रूप में, तो वो मेरे एक्सटर्नल में आ जाएंगे। कंज्यूमर, आज अगर मैं कोई कंज्यूमर हूं बड़ी कंपनी का, वीवो का हूं, एप्पल का हूं, तो मुझे मालूम होना चाहिए भैया कि ये वीवो एप्पल अच्छी प्रॉफिट कमा रही है, तो भैया मैं इनका मैं बिजनेस ले सकता हूं। क्रेडिटर, मैंने अगर किसी को पैसा दे रखा है, लोन दे रखा है, तो भैया मुझे मालूम होना चाहिए कि ये कंपनी अच्छा कर रही है, खराब कर रही है। गवर्नमेंट भी इंटरेस्टेड है, भाई गवर्नमेंट को तो पैसा टैक्सेशन मिलता है, तो गवर्नमेंट देखती है भैया ये कंपनी का भैया रेवेन्यू कम हो रहा है, क्यों कम हो रहा है, अच्छा इनको इंसेंटिव दो, इनको और बढ़ाओ। रिसर्चर्स होते हैं, पब्लिक होते हैं, जो नॉर्मली पब्लिक होती है वो भी आपकी क्या होती है, आपकी यूजर्स होती है। पब्लिक को भी इंटरेस्ट होता है कि भाई पेप्सी कितना कमा रही है, कोला कंपनी कितनी कमा रही है, वो सब पब्लिक को पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो यह हो गए इंटरनल। इंटरनल में आपके मैनेजमेंट और ओनर ही आएंगे, जो मालिक होता है, जिनको फायदा नुकसान मिलता है, बाकी सब आपके एक्सटर्नल आ जाएंगे। तो यहां पे मैंने आपका फर्स्ट चैप्टर खत्म किया, होपफुली आपको अच्छा लगा हो। लेक्चर लाइक जरूर करो गुरु दक्षिणा के रूप में, ऐसे ही मैं वन शॉट वीडियो लाता रहूंगा और आपको ऑसम बनाऊंगा, ये मेरी जिम्मेदारी। बस आपका एक लाइक मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करोगे, जैसे ही नया नेक्स्ट सेकंड चैप्टर का वन शॉट वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। एंड जस्ट आप यू कैन कंट्रीब्यूट एनी अमाउंट, यहाँ पे आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो सुपर थैंक्स के रूप में। एंड यस यू कैन ज्वाइन टेलीग्राम चैनल, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप मेरा ज्वाइन कर सकते हो। एंड यस यू कैन, मेरा पूरा जो कोर्स है वो अवेलेबल है accountfunda.com पे, पूरा प्री रिकॉर्डेड 160 आवर्स का कोर्स है, वहां पे आप ले सकते हो। वेबसाइट accountfunda.com पे जाओ, वहां पे परचेज आप कर लो। क्लियर है, देख लेना वहां पे। एंड यस सब्सक्राइब तो आप कर ही लेना।
अगर आपको चैनल अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।